एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहें। और आपके कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। अनलॉक वर्ल्ड अफेयर सीरीज में आज सेशन 4 में हम चर्चा करेंगे 25 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 के बीच में जो भी वैश्विक घटनाक्रम घटित हुए हैं, जो कि हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उनकी ज्योग्राफिकल मैपिंग क्या होगी वो सब हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं हम यूएस से। यूएस की दो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, उनसे हम शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज है असोल्ट वेपन्स को बैन को लेके। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने अभी एक बयान दिया। उनका कहना था कि वो असोल्ट वेपन्स को बैन करने वाले इस कंट्री में। और ये उनका मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूँ और दोबारा भी करूंगा। उसका कारण है कि यूएस में जो गन वायलेंस है वो काफी बढ़ रहा है। 2021 का जो डेटा है उसके अनुसार 48,000 लोगों की मृत्यु हुई है गनशॉट वायलेंस में, और 26,000 लोगों की मृत्यु हुई है बाई सुसाइड। यूएस में इसको करने के लिए उन्होंने कहा है कि वो ब्लैंकेट बैन नहीं लगाने वाले, और उनका सीधा सा अर्थ है कि वो रेस्पॉन्सिबल जो गन ओनर्स हैं उनको एक एग्जाम्पल के तौर पर ट्रीट करेंगे, बाकी लोगों की गन्स को बैन करेंगे। ये गन रखने का जो अधिकार है यूएस में, ये सेकंड अमेंडमेंट से आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में सेकंड अमेंडमेंट किया गया था, जिसमें कहा गया है कि हर किसी को राइट है, इंडिविजुअल को राइट अधिकार होगा फायर आर्म रखने का, और लॉफुल पर्पज के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए। तो ये गन वायलेंस काफी ज्यादा बढ़ रहा है यूएस में इसकी वजह से। और यूएस में ये सेकंड अमेंडमेंट को रिपील करना, खत्म करना काफी मुश्किल है। एक तो इसके पीछे एक पूरी लॉबी काम करती है जो कि गन इंडस्ट्री की लॉबी है, और दूसरी कारण है कि यूएस के अगर आप संविधान को देखें तो अभी तक लगभग केवल 27 ही अमेंडमेंट अभी तक हुए हैं। कंपेयर करें इसको भारत के संविधान से, तो भारत में अब तक 105 70 सालों में 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, क्योंकि भारत का जो संविधान संशोधन का प्रोसीजर है वो यूएस के मुकाबले थोड़ा सा इजी है। यूएस में संविधान संशोधन का जो प्रोसीजर है बहुत हार्ड है, इस कारण से इस अमेंडमेंट को रिपील करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। नेक्स्ट न्यूज है यूएस की, नासा का जो मून का मिशन है आर्टेमिस 1, इससे रिलेटेड। ये लॉन्च होने वाला था लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया है बिकॉज ऑफ हरिकेन इयान। हरिकेन इयान आया हुआ है कहाँ पर, कैरेबियन सी में यहाँ पर। और यहीं पे फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर है जहां से इसको लॉन्च किया जाना था, आर्टेमिस 1 को। लेकिन इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब दोबारा से नासा ने इसको अनाउंस किया है कि वो नवंबर 12 से नवंबर 27 के बीच में इसको अनाउंस कर सकते हैं। अभी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी है। ये नासा का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि इंश्योर करेगा ओरियन कैप्सूल को, और ये कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा। ये रॉकेट नासा का अब तक का मोस्ट पावरफुल डिजाइन रॉकेट है। यूएस से अब हम चलते हैं युगांडा। युगांडा से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो है इवोला से रिलेटेड। हम युगांडा की लोकेशन देख लेते हैं। युगांडा के नॉर्थ में है साउथ सूडान, साउथ में है तंजानिया और रवांडा, ईस्ट में है केन्या, और वेस्ट में है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये युगांडा की लोकेशन है। लेक अल्बर्ट है युगांडा में, लेक एडवर्ड है, यहीं पर है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है, लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका की, और सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। फ्रेश वाटर, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की। तो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है वर्ल्ड की, वो है लेक सुपीरियर, ये यहाँ पर यूएसए में। लेक सुपीरियर सबसे बड़ी लेक है फ्रेश वाटर की, और सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया से ही व्हाइट नील रिवर निकलती है, जो आगे ब्लू नील रिवर के साथ मिलकर नील रिवर, नाइल रिवर के रूप में इजिप्ट के पास से मेडिटेरियन सी में गिरती है। युगांडा के पास, युगांडा के ऊपर से ही इक्वेटर गुजरता है, और ये लेक विक्टोरिया के ऊपर से भी गुजरता है। ये युगांडा की राजधानी है कंपाला। युगांडा से न्यूज आ रही है वो है इबोला सूडान स्ट्रेन वायरस को लेके। अभी 18 कंफर्म्ड केस मिले हैं इबोला सूडान स्ट्रेन वायरस के, और 18 प्रोबेबल केस मिले हैं, जिसमें 23 लोगों की जान चली गई है। डब्ल्यूएचओ ने एक टीम को डिस्पैच किया है इस आउटब्रेक को देखने के लिए, और डब्ल्यूएचओ का कहना है कि वैक्सीन जो इबोला जायरे स्ट्रेन के लिए कारगर थी, वो इबोला सूडान सूडान स्ट्रेन पर काम नहीं कर रही है। ऐसे में ये आउटब्रेक बढ़ सकता है। ये आउटब्रेक शुरू हुआ था सितंबर में, ये मुबेंडे डिस्ट्रिक्ट से। ये मुबेंडे डिस्ट्रिक्ट है युगांडा में, यहाँ से ये शुरू हुआ था। और इसमें अभी दिक्कत ये चल रही है कि युगांडा की इकोनॉमी भी सही नहीं चल रही है। कोविड के बाद जो आफ्टर इफेक्ट है उसकी वजह से स्कूल भी 2 सालों से बंद हैं। ऐसे में युगांडा के जो प्रेसिडेंट है योवेरी मुसेवेनी, उनका कहना है कि गवर्नमेंट के पास सारी कैपेसिटी है उस आउटब्रेक को रोकने की, और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है युगांडा से। अब हम चलते हैं इटली।
इटली में अभी इलेक्शन हुए हैं, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। इटली की अगर हम लोकेशन देखें तो ये एड्रियाटिक सी है, इटली के ईस्ट में, वेस्ट में है लिगुरियन सी और टिरेनियन सी, साउथ में देखें तो आयोनियन सी है, नॉर्थ में ये इटालियन आल्प्स है, आल्प्स पर्वतमाला की श्रृंखला जो इटली में है। इटली की राजधानी देखें तो ये रोम, इटली की राजधानी यहीं पर वेटिकन सिटी है। ये इटली के ही दो आइलैंड है जो कि मेडिटेरियन सी में है, सार्डिनिया और सिसिली। मेडिटेरियन सी में स्ट्रेट ऑफ सिसिली से, माल्टा चैनल से होते हुए हम आयोनियन सी में पहुंच सकते हैं, और यहाँ सिसिली और इटली के मेनलैंड के बीच में है मैसीना स्ट्रेट। इटली में इलेक्शन हुए हैं 2022 में, जहाँ पे 3 फॉर्मर हेड ऑफ गवर्नमेंट और 2 फार राइट लीडर मेन कैंडिडेट थे, जिसमें जॉर्जिया मेलोनी, जो कि ब्रदर ऑफ इटली पार्टी से आती है, ये हैं जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इनकी पार्टी है ब्रदर्स ऑफ इटली। इन्होंने एक क्लियर मेजोरिटी हासिल की है इटली के इलेक्शन में, और ये कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनने वाली हैं। और अगर ये सरकार बनती है तो ये मोस्ट राइट विंग गवर्नमेंट होगी इटली की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अब तक। मेलोनी फार राइट एक्टिविस्ट के रूप में इनकी जर्नी शुरू हुई थी 1990 से, और इनका कैंपेन अगर अभी देखें, इनका कैंपेन जो मेनली था इस इलेक्शन में, वो पूरा बेस्ड था यूरोपियन यूनियन पे अटैक करने को लेके, इमिग्रेंट्स के इश्यू पे अटैक करने पे लेके, एलजीबीटीक्यू ग्रुप के प्रति एम्पैथी को लेके, उनको अटैक करने को लेके, और साथ ही इन्होंने इटली के इंटरेस्ट को डिफेंड किया, लोगों को भरोसा दिलाया कि वो प्रोटेक्ट करेंगे ट्रेडिशनल जो कैथोलिक फैमिली वैल्यूज है उसको। इनका रिजल्ट जो है वो अपने आप में एक सरप्राइजिंग राइज हुआ है इनका, मेलोनी ग्रुप का, बिकॉज 2018 का जो इलेक्शन हुआ था, 2018 के इलेक्शन में इनको केवल 4% वोट मिले थे, लेकिन इस बार के इलेक्शन में इनको 25% वोट मिले हैं। ये अपने आप में एक सरप्राइजिंग राइज था इनका। इटली के इलेक्शन से एक इम्पोर्टेंट बात यूरोप के लिए भी निकल के सामने आती है, क्योंकि अभी 2 हफ्ते पहले ही स्वीडन में इलेक्शन हुए थे, और स्वीडन में इलेक्शन में स्वीडन डेमोक्रेट जो पार्टी है, जो कि वहाँ की स्वीडन की फार राइट पार्टी है, इन्होंने सिग्निफिकेंट गेन्स हासिल किए। इन्होंने सरकार नहीं बना पाए, लेकिन इनको काफ़ी ज़्यादा वोट्स मिले, और ये अपने आप में सरप्राइजिंग था कि यूरोप में जिस तरह से राइटिंग विंग ग्रुप का दबदबा बढ़ रहा है हर देश में, चाहे स्वीडन हो चाहे इटली हो। साथ ही एक और चिंता का विषय यूरोप के लिए है कि जॉर्जिया मेलोनी की जो पार्टनर हैं इस पर्टिकुलर कोalition में, सेंटर राइट पॉलिटिकल अलायंस में, एक है साल्विनी और दूसरे हैं फोर्जा इटालिया पार्टी के सिल्वियो बर्लुस्कोनी, जो कि पहले इटली के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। सिल्वियो बर्लुस्कोनी ने अभी हाल ही में व्लादिमीर पुतिन को डिफेंड किया यूक्रेन इश्यू पे। ऐसे में यूरोप के लिए चिंता का विषय ये है कि एक ऐसी गवर्नमेंट यूरोप के एक देश में, इटली में आने वाली है, जिसमें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के सिंपैथाइजर साथ में है, उसमें उस गवर्नमेंट में। ऐसे में यूरोप कितने समय तक रशिया पे सैंक्शन लगाने को लेके एक मत हो पाएगा, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। इटली में सॉरी इटली में जो क्राइसिस चल रहे हैं वो है एनर्जी शॉर्टेज को लेके क्राइसिस चल रहे हैं, जो कि रशिया इन्वेजन के बाद शुरू हुए हैं। उसके बाद से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जो कि उनकी ग्रोथ को दिक्कत कर रहा है। साथ ही यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई गई हैं, उसके बाद से इटली के जो बॉन्ड्स हैं उनकी यील्ड भी बढ़ गई है। इटली की इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूरोजोन में, और कोविड पेंडेमिक के बाद से इटली की इकोनॉमी बहुत सही हालत में नहीं है। जीडीपी का 150% डेप्ट है इटली के ऊपर अभी। गवर्नमेंट्स की बात करें तो इटली में 1946 के बाद 67 गवर्नमेंट्स अब तक आ चुकी हैं। इटली से अब हम चलते हैं नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन की तरफ, जहाँ पर अभी लीक डिटेक्ट हुआ है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन अगर आप देखो तो ये रशिया से जर्मनी तक पहुंचती है, बाल्टिक सी में होते हुए, और ये 2 पाइपलाइन है। इसमें भी लीक लीक डिटेक्ट हुआ, और लीक डिटेक्ट होने के बाद पहले प्रेशर ड्रॉप हुआ, और लार्ज प्रेशर ड्रॉप होने के बाद जब इसको रिपोर्ट किया गया तो पता लगा इसमें लीक है। अच्छी बात ये थी कि दोनों पाइपलाइन में से कोई भी ऑपरेशन नहीं थी इस टाइम पे, लेकिन उनमें गैस थी थोड़ी। रशिया ने पहले ही गैस सप्लाई को कट करा किया हुआ है कई कंट्रीज के लिए, बिकॉज ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हुए हैं, कई जगह होल्ड किया हुआ है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2, इन दोनों में लीक डिटेक्ट हुए थे सितंबर 26, सितंबर 27 को। ये 2 पाइपलाइन है, एक चलती है वाइव्रोक से ग्रेसवाल्ड तक, एक चलती है उस्तलगा से, रशिया के ही उस्तलगा से ग्रेसवाल्ड तक, और पर्टिकुलर ल्यूबिन करके एक जगह है यहाँ पर जर्मनी में, वहां पर ये आती है। लीक डिटेक्ट हुए हैं यहाँ बोर्नहोम आइलैंड है डेनमार्क का, यहाँ पर इस जगह पे लीक डिटेक्ट हुए हैं। डेनमार्क की जो आर्म फोर्सेज है उनका कहना है कि ये लीक लार्जेस्ट लीक हो सकती है, बिकॉज 1 किलोमीटर के डायमीटर में इसका डिस्टरबेंस किया है सरफेस को। इसके पॉसिबल कॉजेज की बात की जाए तो टेक्निकल माल फंक्शंस हो सकते हैं, या फिर मेंटेनेंस की कमी हो सकती है। साथ ही सैबोटाज की बात की जा रही है कि इसको तोड़ा गया है चला के जानबूझ के। नोर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन की अगर हम एक और चर्चा करें तो इसको नोड को जर्मन लैंग्वेज में नॉर्थ को नोड कहा जाता है,
इसका मीनिंग है नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, और ये नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो कि यूरोप पहुंचती है बाल्टिक सी से होते हुए रशिया से जर्मनी। और इसमें नॉर्ड स्ट्रीम 1 नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 हमने बात की जो बाइब्रोक से पहुंचती है आगे, और दूसरी है उस्तलगा से पहुंचती है और लंबिन पहुंचती है। ये 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन है, और 110 मिलियन क्यूबिक मीटर पर एनम नेचुरल गैस की कैपेसिटी है इस पाइपलाइन की। रशिया से और भी कई अन्य पाइपलाइंस यूरोप में पहुंचती हैं, जिसमें यर्नल यूरोप पाइपलाइन, ब्रदरहुड पाइपलाइन, सोयूज पाइपलाइन, सेंट्रल एशिया भी पहुंचती हैं। लेकिन अभी ऑलमोस्ट काफी सारी पाइपलाइंस को होल्ड किया हुआ है, उनमें सप्लाई रुकी हुई है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन में जो इन्वेजन हुआ, रशिया यूक्रेन वार चल रही है, उसकी वजह से जो सैंक्शंस लगाए यूरोप ने रशिया पे, इस वजह से। जो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, मेटी फ्रेडिक्सन, ये अभी पोलैंड जाने वाली थी, क्योंकि पोलैंड और नॉर्वे ने एक बाल्टिक पाइपलाइन शुरू की है, जो कि नॉर्वे से जो यूरोप में यूरोप पाइप सेकंड जा रहा है, इससे कनेक्ट होके जाएगी, और ये बाल्टिक पाइपलाइन डेनमार्क से होते हुए पोलैंड पहुंचेगी। इस पाइपलाइन को शुरू करने का उद्देश्य था मेनली कि रशिया के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको खत्म किया जाए और डाइवर्सिफाई किया जाए सप्लाई को। इस वजह से ये बाल्टिक पाइपलाइन शुरू की गई, और ये गैस लेके जाएगी नॉर्वे से पोलैंड तक। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को लेके ऑलरेडी वैसे भी जो डेनमार्क के लॉ मेकर्स थे, ये पहले भी खुश नहीं थे, और 2017 में जब ये पाइपलाइन शुरू चली रही थी, तब इन्होंने बकायदा एक लॉ पास किया जिसमें इन्होंने इस बैन को प्रोजेक्ट किया था, क्योंकि ये इनके टेरिटोरियल वाटर से यहाँ से गुजर रहा था, टेरिटोरियल वाटर से। उसके बाद नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का जो कोर्स है उसको चेंज कर दिया गया था, उसको थोड़ा सा इधर से गुजारा गया, जिससे उनका जो वीटो है वो कोई काम नहीं आया। नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट की अगर बात करें, तो इसको पहले भी कई सेंट्रल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने अपोज किया था, यूनाइटेड स्टेट ने भी अपोज किया था। उनका कंसर्न इतना सा था कि रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा इससे यूरोप में, इस वजह से। इसके बाद बयान आने शुरू हुए। एंटोनी ब्लिंकन जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएसए के, इनका बयान आया कि हमने इस पाइपलाइन की जो लीक है इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और इनिशियल रिपोर्ट ये बताती है कि ये रिजल्ट ऑफ सेबोटाज हो सकता है, किसी ने से छेड़छाड़ की है। दूसरा बयान आया उर्सुला वॉन डेर लियन का, जो कि यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है। इनका कहना था कि डिस्ट्रप्शन हुआ है नेचुरल गैस पाइपलाइन में सेबोटाज का कारण है, और उन्होंने कहा कि हम पॉसिबल रेस्पॉन्स देंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल रेस्पॉन्स देंगे इसके खिलाफ। साथ ही स्वीडिश साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट आई जिसमें वो कहते हैं कि उन्होंने जहां पर ये पर्टिकुलर लीक हुई है वहां पर दो पावरफुल अंडर वाटर एक्सप्लोजन को डिटेक्ट किया है। फिर साथ ही प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ डेनमार्क और स्वीडन का बयान आया कि उनका कहना था कि ये एक्सीडेंट तो कम से कम नहीं है, हम पता नहीं सेबोटाज किया गया है नहीं किया गया है, लेकिन ये कम से कम एक्सीडेंट तो नहीं है। रशिया की तरफ से फिर बयान आया। रशिया का कहना था कि वो एक्सट्रीमली कंसर्न है इन रिपोर्ट को लेकर, लीक्स की रिपोर्ट को लेकर, और ये क्लेम किया किया जाना कि रशिया इसके पीछे है, इस अटैक के पीछे, ये क्लेम स्टूपिड क्लेम है, ऐसा रशिया का कहना है। क्योंकि उनका रशिया का कहना है कि जिस तरफ से हम देख रहे हैं उस तरफ से केवल एक ही कंट्री है जिसे इस सब चीज से फायदा मिल रहा है, वो है यूएसए। क्योंकि केवल यूएसए कंपनीज हैं जो रशिया पे सैंक्शन लगने के बाद सप्लाई कर रही हैं गैस को यूरोप में। ऐसे में अगर इस पाइपलाइन खत्म होने के बाद किसी को फायदा मिलता है, किसी को भी बेनिफिट होता है, वो यूएसए और यूएसए कंपनीज को मिलता है। रशियन स्पोक्समैन की तरफ से कहा गया कि वॉशिंगटन के पास फुल कंट्रोल है इस पर्टिकुलर वाटर में, जो कि डेनमार्क स्वीडन वाले एरिया है, और जहाँ पे ये लीक डिटेक्ट हुई है नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 में। और अगर ये ट्रेड और इकोनॉमिक जोन है डेनमार्क स्वीडन का, ऐसे में नाटो सेंट्रिक कंट्रीज के आसपास का जो एरिया है ये पूरा यूएस इंटेलिजेंस सर्विस के अंडर में आता है, और कंप्लीट कंट्रोल होता है यूएसए के द्वारा। अगर ये लीक की गई है तो ये यूएस इंटेलिजेंस का फेल्योर है, और जहां तक है ये यूएस द्वारा करवाया गया है। उसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान आता है। उनका कहना है कि सैंक्शंस जो थे वो काफी नहीं थे वेस्ट के लिए, अब वो सेबोटाज को उतर आए हैं, पाइपलाइंस को तोड़ रहे हैं। उनका कहना था कि इस तरह का एक्सप्लोजन करके नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में उन्होंने यूरोप का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको खत्म करने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। और व्लादिमीर पुतिन ने सीधा सीधा इंगित किया कि ये क्लियर है कि कौन बेनिफिट ले रहा है इस पर्टिकुलर चीज से। और ये अपने आप में एक सोचने वाली बात थी कि कौन सही है और कौन कितना सही है। क्योंकि जो रशिया द्वारा एग्जाम्पल दिया गया कि हमारे अलावा केवल एक ही कंट्री है जिसको फायदा मिल रहा है हम पे सैंक्शन लगने के बाद, ऑलमोस्ट एक ही कंट्री है, वो है यूएसए। तो इसलिए सीधा सीधा उन्होंने इंगित किया कि ये यूएसए द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अब हम नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से। अब हम चलते हैं रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है वार जोन में, वहां देखते हैं वहां क्या घटनाक्रम घटित हो रहा है। अभी लुगांस, डोनेट्स्क, जेप्रोजिजिया और खेरसोन, इसकी हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि इन पर रेफरेंडम करवाया जाना है रशिया के द्वारा चारों राज्यों में। 7 साढ़े 7 8 महीने हो चुके हैं इस वॉर को, और उसके बाद रशिया चाहता है जल्दी से जल्दी इस वॉर को खत्म करना, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी भी कोलैप्स होने वाली है।
इकोनॉमी में दिक्कत आ रही है, सैंक्शंस काफ़ी बढ़े हुए हैं, साथ ही रशिया में प्रोटेस्ट चल रहा है आर्मी मोबिलाइजेशन को लेके। ऐसे में पर्टिकुलर इन रीजन में रेफरेंडम करवाया गया और रेफरेंडम करवाने के बाद जो अथॉरिटीज जिन्होंने विक्ट्री क्लेम की, जो मेनली ओबीसी बात है कि रशियन बैक्ड अथॉरिटीज है, इनको क्रेमलिन जाना था रशिया में, और वहां पे रशिया के साथ ज्वाइन करने की ट्रीटी साइन करनी थी। क्रेमलिन के सेंट जॉर्ज हॉल में सेरेमनी हुई जिसमें ये चारों रीजन के जो हेड हैं, जो भी जीते हैं, ये क्रेमलिन पहुंचते हैं और चारों रशिया के साथ ट्रीटी साइन करते हैं। वहां पर ये पुतिन से मिलते हैं, राष्ट्रपति पुतिन से मिलते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात उसके बाद शुरू होती है जब व्लादिमीर पुतिन का भाषण शुरू होता है। इस भाषण में बहुत इंपॉर्टेंट बात थी और इसने इस वॉर के कोर्स को बिल्कुल चेंज कर दिया। उसका कारण था कि उन्होंने पहले भाषण शुरू किया कि मैं कीव अथॉरिटीज को, उनके जो रियल मास्टर्स हैं वेस्ट में जो बैठे हुए हैं, उनको सुनाना चाहता हूँ और उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसन और जेफ्रोजिजिया, इस रीजन के जो लोग हैं वो सिटीजन्स बन गए हैं रशियन। उनको अब रशियन सिटीजन्स माना जाएगा फॉर एवर, हमेशा के लिए। इसके बाद जो उन्होंने ये दो लाइन बोली, सारा गेम इसी दो लाइन पे चल रहा है कि वी विल डिफेंड अवर लैंड, हम हमारे लैंड को डिफेंड करेंगे विद ऑल द पावर्स एंड मीन्स एट अवर डिस्पोजल। हमारे पास जितनी शक्ति, सामर्थ्य, तरीके हैं, हम उससे हमारे लैंड को डिफेंड करेंगे और वी विल डू एवरीथिंग, हम सब कुछ करेंगे टू इंश्योर द सेफ लाइफ ऑफ अवर पीपल। इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब था कि रशिया के पास तो न्यूक्लियर भी है, तो क्या रशिया न्यूक्लियर थ्रेट की बात कर रहा है, क्या रशिया न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर सकता है इस पर्टिकुलर वॉर में? ये पूरी डिबेट चली। उसके बाद उन्होंने अपने भाषण में और भी बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करेंगे, इंडस्ट्री को सही करेंगे, हेल्थ केयर को ठीक करेंगे, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करेंगे पर्टिकुलर रीजन में, और इनको सिक्योरिटी लेवल बढ़ाएंगे, इनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, ये सारी बातें की। लेकिन उसके बाद उन्होंने वेस्ट को और गरियाया, वेस्ट को गरियाते हुए बोला कि वेस्ट की कॉलोनियल पॉलिसी मिडिल ईस्ट से चल रही है। उसके बाद उन्होंने स्लेव ट्रेड शुरू किया, जीनोसाइड किया इंडियन ट्राइब्स का अमेरिका में, भारत में लूटपाट मचाई 200 साल तक। उसके बाद अफ्रीका में लूटपाट मचाई, इंग्लैंड और फ्रांस की वॉर हुई चाइना के अगेंस्ट, चाइना में ड्रग्स का नेशन बना दिया, एथनिक ग्रुप्स को नष्ट किया। उन्होंने फिर वेस्ट को गरियाते हुए बोला कि लैंड और रिसोर्सेज के लिए ये वेस्ट किसी को भी जानवरों की तरह हंट कर सकता है लोगों को, और ये मैन ट्रूथ, फ्रीडम और जस्टिस के बिल्कुल खिलाफ है। उनका गोल इतना सा है कि वो अपने जियो पोलिटिकल अपोनेंट को, या कह सकते हैं कि वो किसी को भी, किसी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी देश को लाइन ऑफ फायर में डाल सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट ओनली। तो उन्होंने बेस्ट को काफी सुनाया इस पर्टिकुलर भाषण में। पर इंपॉर्टेंट बात थी केवल ये दो लाइन, जो न्यूक्लियर रेटोरिक थ्रेट की बात थी। इसको लेके फिर सारी डिबेट शुरू हुई जिसमें कई लोगों ने बोला कि ये ब्लफ है, ये है। इसके बाद रशियन प्रेसिडेंट, जो फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट है दिमित्री मेदवेदेव, जो कि अभी डेप्यूटी चेयरमैन है रशिया सिक्योरिटी काउंसिल के, इनका बयान आता है कि मॉस्को हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ विद न्यूक्लियर वेपन्स इफ इट इज पुश्ड बियॉन्ड इट्स लिमिट, कि एक लिमिट के बाद अगर हमें धकेला जाएगा तो हम न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज कर सकते हैं, और सर्टेनली नॉट ए ब्लफ, कि ये ब्लफ नहीं है, हम रियली ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद ये एक तरह से दो तीन बयान आने के बाद रशियन ऑफिसर्स के द्वारा फिर चिंता का विषय बढ़ गया। अगर हम देखें रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स को, तो रशिया के पास 1588 डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स है, साथ ही 2889 रिजर्व नॉन डिप्लॉयड न्यूक्लियर वेपन्स है, 1500 रिटायर्ड न्यूक्लियर वेपन्स है। रशिया का जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है उसमें परमिट किया गया है न्यूक्लियर, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को यूज। कब? जब बैटल फील्ड पे अगर उनको आर्मी को, एनिमी को रिट्रीट कराना हो, पीछे धकेलना हो, तो ऐसे में वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को यूज कर सकते हैं, ये उनका मिलिट्री डॉक्ट्रिन है। लेकिन अगर आज तक हम न्यूक्लियर इसकी हिस्ट्री देखें तो किसी कंट्री ने बैटल फील्ड पे न्यूक्लियर वेपन को यूज नहीं किया एक्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि 1945 में उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे किया था, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। इसके बाद से बयान आने शुरू हुए, एंटोनी ब्लिंकन का बयान आया। उनका कहना था कि हमने वेरी बहुत क्लियरली रशियंस को बोल दिया है, पब्लिकली भी बोल दिया है और प्राइवेटली भी बोल दिया है कि वो और लूज, इस तरह की लूज टॉक नहीं करें न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। और उनका कहना था कि हम मॉस्को को क्लियर कर देना चाहते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत हॉरिफिक होंगे अगर वो इस तरह की बातों को आगे बढ़ाते हैं और इस तरह की रेटोरिक को आगे बढ़ाते हैं। ये हमने बड़े क्लियरली उनको बोल दिया है। उसके बाद जैक सुलिवन, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यूएसए के, इनका बयान आता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने वॉर्न किया है रशिया को एट वेरी हाई लेवल्स। इंपॉर्टेंट ये शब्द हैं कि हमने ऊपर हाई लेवल तक रशिया को वार्न कर दिया है, कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इस चीज के, न्यूक्लियर आर्म्स को यूज करने के।
और हम और हमारे एलाइज रेस्पॉन्ड करेंगे डिसाइसिवली अगर ऐसा कुछ भी होता है तो। फिर यूक्रेन की तरफ से बयान आता है जिसमें वो बोलते हैं कि पुतिन और लेवरोव लेवरोव जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं रशिया के, कि इनका जो इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करना, ये अनएक्सेप्टेबल है, यूक्रेन गिवन नहीं करेगा। और हम सारी न्यूक्लियर पावर्स को बोलना चाहते हैं हमारे व्याप में कि रशिया पर प्रेशर डालें, और इस तरह के ये रेटोरिक और न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं, ये दुनिया को रिस्क में डाल सकते हैं, इसको टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद बयान आता है यूएन सिक्योरिटी जनरल के। इनका कहना था कि हम एनेक्सेशन प्लान को रिजेक्ट करते हैं, कंडेम करते हैं, ये डेंजरस एस्केलेशन है और ऐसा कोई मॉडर्न वर्ल्ड में इसका कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब पूछा गया रशिया के न्यूक्लियर थ्रेट के बारे में, तो इनका कहना था कि इट मस्ट नॉट बी एक्सेप्टेड, ये सही नहीं है वर्ल्ड पीस के लिए, इस तरह से। इसके बाद बयान आता है जेलेंस्की का। जेलेंस्की का कहना था कि ये न्यूक्लियर थ्रेट जो रशिया की पुतिन की तरफ से दिया गया है, ये रियलिटी हो सकता है। और उनका कहना था कि पुतिन पूरी दुनिया को डराना चाहते हैं और इनका मानना है कि वो ब्लफ नहीं कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो ब्लफ नहीं कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर थ्रेट नहीं दे रहे हैं, वो सच में ऐसा कर सकते हैं। और साथ ही उनका कहना था कि हमें प्रेशर डालना होगा पुतिन पे और उसे अलाउ नहीं करना होगा कंटिन्यू करने के लिए। यूक्रेन की तरफ से फिर इन्होंने एक और बयान दिया जब नेगोशिएशन की बात उठी कि नेगोशिएशन करेंगे रशिया के साथ, तो इनका सीधा सा कहना था कि अब रशिया के साथ हम किसी भी तरीके का नेगोशिएशन नहीं करेंगे जब तक पुतिन प्रेसिडेंट है रशिया फेडरेशन के। अब नेगोशिएशन जब ही होगा जब कोई नया प्रेसिडेंट आएगा। अब नया प्रेसिडेंट तो पता नहीं कौन आएगा, किस बेस पे बोल रहे हैं बिहेव। साथ ही उन्होंने कहा कि हम नाटो में हमारी कंपेटेबिलिटी को प्रूव कर चुके हैं और हम जल्दी से जल्दी एक्सेलरेट हमारी एप्लीकेशन को एक्सेलरेट करते हैं और जल्दी से जल्दी हम नाटो के मेंबर बनने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने पुतिन को लेके बोला कि पुतिन को ऐसा लगता है कि यूक्रेन के डोनेट्स, लुगांस, ज़ेपोरिज़िया और खेर्सोन रीजन में उन्होंने कुछ चेंज कर दिया, तो उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है क्योंकि फिजिकल ग्राउंड पे कुछ भी कंट्रोल चेंज नहीं हुआ। अभी भी हम ही कंट्रोल करेंगे बहुत सारी चीज़ों को, और साथ में हम हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्टोर करने के लिए हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे। इस पर्टिकुलर जर्मनी यूक्रेन वॉर में एक और न्यूज़ सामने आती है, वो है पॉपुलेशन को रिलेटेड, कि यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद यूक्रेन की बहुत सारी पॉपुलेशन माइग्रेट हुई कई कंट्रीज में, जिनमें सबसे ज़्यादा माइग्रेट हुई जर्मनी में। जर्मनी के फेडरल स्टेटिस्टिक ऑफिस की अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जर्मनी की जो पॉपुलेशन है वो 1% बढ़ी है अभी 2022 के फर्स्ट हाफ में ही, 8,43,000। अगर कंपेयर करें 2021 से, तो 2021 में पूरे साल में टोटल पॉपुलेशन उनकी 0.1% बढ़ी थी, क्योंकि जर्मनी में लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है वर्ल्ड की, वन ऑफ द वर्ल्ड लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है, और वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पॉपुलेशन भी है कुछ मेजर से। लेकिन उनके पास जो वेल्थ है, लेबर डिमांड है, और रिलेटिवली जो उनकी ओपन इमिग्रेशन पॉलिसी है, इसकी वजह से माइग्रेंट ज़्यादा अपीलिंग लगता है माइग्रेंट्स को ये, और माइग्रेंट ज़्यादा पहुँचते हैं यहाँ पर। ऐसे में उनका कहना था कि उन्होंने रिकॉर्ड किया नेट इमिग्रेशन जो हुआ है वो 7.5 लाख लोग आए हैं यूक्रेन से अब तक सेम पीरियड में। और ये यूरोप यूनियन का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है जर्मनी। अब चलते हैं हम यहाँ से यूक्रेन वॉर जोर से रशिया मेनलैंड में। रशिया में अंदर क्या हो रहा है? रशिया में राष्ट्रपति पुतिन पुतिन ने आर्मी मोबिलाइजेशन करने की बात की थी कि 3 लाख आर्मी को हम मोबिलाइज करेंगे, 3 मिलियन 3 मिलियन सॉरी 3 मिलियन आर्मी को हम मोबिलाइज करेंगे। और ये मोबिलाइजेशन के बाद इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि रशिया की जो पॉपुलेशन है जो बॉर्डर एरियाज में रहती है, जब ये बात हुई कि उन पर्टिकुलर लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा पार्शली, जिनके पास आर्मी का एक्सपीरियंस होगा किसी तरीके का, तो ये पॉपुलेशन एक पड़ोसी देशों में प्रस्थान करने लगी। कजाकिस्तान से रिपोर्ट आई और कंट्रीज से रिपोर्ट आई, आर्मेनिया से रिपोर्ट आई, जॉर्जिया से रिपोर्ट आई कि रशियन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आ रहे हैं। अगर देखें तो कहाँ-कहाँ भाग रहे हैं ये, मेन है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का कहना था कि सितंबर 21 में जब रा राष्ट्रपति पुतिन ने ये अनाउंस किया था कि वो आर्मी का मोबिलाइज़ेशन करेंगे, उसके बाद से 98,000 रशियंस अब तक कजाकिस्तान में एंटर कर चुके हैं। उसके बाद फ़िनलैंड की तरफ से रिपोर्ट आई। फ़िनलैंड तो पर्टिकुलर अभी इस टाइम रशिया और फ़िनलैंड बॉर्डर पे फेंसिंग करने वाला है। उनका कहना था कि 2-2 3-3 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है लोग एंट्री के लिए। जॉर्जिया की तरफ से बयान आया। जॉर्जिया का कहना था कि 4 से 5 दिन पहले जब 5,000 6,000 रशियंस पर डे अराइव करते थे, अब ये काउंटिंग बढ़ के 10,000 रशियंस पर डे हो चुकी है। आर्मेनिया का कहना था कि इसी सेम पीरियड में 40,000 रशियंस आर्मेनिया में आए, क्योंकि आर्मेनिया में रशियंस को वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। रशिया में इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, इस पर्टिकुलर मोबिलाइजेशन को लेके भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वॉर के खिलाफ भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और इस प्रोटेस्ट को लेके बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, डिटेन किया गया है, जिसको लेके यूएन का बयान आया है कि यूएन काफ़ी ज़्यादा चिंतित है इस पर्टिकुलर चीज़ों को लेके। 2400 अरेस्ट हुए हैं एक दिन के अंदर, 1 वीक के अंदर सॉरी, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के ड्राफ्ट ऑर्डर को साइन करने के बाद। रशिया से एक और न्यूज़ है, रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने
एडवर्ड स्नोडन, जो कि ये मेनली इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर थे, फॉर्मर यूएस इंटेलिजेंस कॉन्ट्रैक्टर थे, और नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो यूएस की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है उसका एक सर्विलेंस सीक्रेट सर्विलेंस ऑपरेशन था, उसको इन्होंने एक्सपोज किया था। और उसके बाद फिर ये यूएसए छोड़ के रशिया में रह रहे हैं तब से। रशिया ने इनको 2020 में परमानेंट रेजिडेंसी राइट्स भी ग्रांट कर दिया था। और अब व्लादिमीर पुतिन ने इनको रशियन सिटीजनशिप ग्रांट कर दी है। रशियन सिटीजनशिप ग्रांट करना सीधे सीधे वेस्ट के लिए एक दिखाने की दिशा है। नेक्स्ट न्यूज है अफगानिस्तान से रिलेटेड। अफगानिस्तान ने अभी अफगानिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बयान आया है कि उन्होंने एक प्रोविजनल डील साइन की है रशिया के साथ, जिसमें वो गैसोलीन लेंगे 1 मिलियन टन, डीजल लेंगे 1 मिलियन टन, और एलपीजी लेंगे 5 लाख टन, और साथ ही वीट लेंगे 2 मिलियन टन रशिया से। और उनका कहना था कि हम रशिया से इसलिए ले रहे हैं कि रशिया ने जो हमें डिस्काउंट रेट ऑफर की है वो एवरेज ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस से बहुत ज्यादा कम है। यूएस वगैरह ने भी इस पर्टिकुलर डील को लेकर चिंता जाहिर की है, क्योंकि उनका मेनली रशिया पे सैंक्शन लगाने को लेके सारे देश इसीलिए एकमत थे कि रशिया पे सैंक्शन लगाया जाए ताकि जो वॉर को फंडिंग मिल रही है वो नहीं मिल पाए। लेकिन रशिया क्या कर रहा है, रशिया अपनी सप्लाई को डाइवर्स करना चाह रहा है। वो इसको इंडिया की रूट पे, अफ्रीकन रूट पे, साथ ही ऐसे, इसीलिए पुतिन ने जब अपना बयान दिया कि इंडिया में लूट की वेस्ट ने 200 साल तक, उसके बाद चाइना में वॉर की, अफ्रीका में, ये पर्टिकुलर अफ्रीका के देशों को, चाइना को, इंडिया को साधने की एक कोशिश थी। यूएसए ने अनाउंस किया कि वो स्विस ट्रस्ट फंड बनाएंगे अफगान सेंट्रल बैंक रिजर्व्स के लिए। तालिबान बहुत समय से डिमांड कर रहा है कि ये जो $7 बिलियन यूएसए के पास है उसको रिलीज करना होगा उस अमाउंट को, ताकि वो सेंट्रल बैंक ऑपरेशन में मदद कर सके। रशिया अभी भी सप्लाई चेन को इजिली डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि दिसंबर 5 में रशिया के क्रूड पे बैन लग जाएगा यूरोपियन यूनियन के द्वारा, और 5 फरवरी को रशियन ऑयल प्रोडक्ट्स पे बैन लग जाएगा। तो रशिया अपने मेनली एक्सपोर्ट को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, अफ्रीकन कंट्रीज, इंडिया, चाइना, इस रूट पे डाइवर्ट करना चाह रहा है। रशिया से अब हम चलते हैं जापान। जापान की इन्फॉर्मेशन क्या है वो देखते हैं। जापान की अगर लोकेशन देखें तो ये सी ऑफ जापान है। ये कोरियन पेनिनसुला है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, और ये जापान है, सी ऑफ जापान। ये जापान के 4 पर्टिकुलर आइलैंड है। होक्काइडो आइलैंड, होन्शु आइलैंड, ये होक्काइडो आइलैंड यहीं तक है। होन्शु आइलैंड, होन्शु आइलैंड के बाद है शिकोकू आइलैंड, और यहाँ पर है क्योशु आइलैंड। यही होन्शु आइलैंड पे ही है टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है। यहीं पर है फुकुशिमा, जो कि फुकुशिमा पावर प्लांट, जो कि 2011 में मेल्टडाउन हुआ था। इसी के ऊपर है सेंडाई, जो कि सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसी के नीचे यहाँ पर आप शिकोकू आइलैंड पे आपको मिलता है नागोया, क्योटो, और यहीं पर है हिरोशिमा, यहाँ पर 6 अगस्त को न्यूक्लियर बॉम्ब डाला गया था। और यहाँ पर क्यूशू आइलैंड पे है नागासाकी, जहाँ पर 9 अगस्त को न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था। ये लोकेशन देखने के बाद अब हम चलते हैं जापान की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जापान में जो न्यूज है वो है शिंजो अबे, जो कि फॉर्मर जापानी प्राइम मिनिस्टर है, इनके फ्यूनरल को लेकर। इनका असैसिनेशन हुआ 8 जुलाई को तेसुआ यामागामी के द्वारा, सिटी ऑफ नारा में। सिटी ऑफ नारा की अगर आप लोकेशन देखें तो सिटी ऑफ नारा यहाँ पर है, ये पर्टिकुलर रीजन, यहाँ पर सिटी ऑफ नारा है। इस सिटी ऑफ नारा में ये स्पीच दे रहे थे, कैंपेन स्पीच कर रहे थे, उस समय इनका असैसिनेशन होता है। अब इनका जापान में स्टेट फ्यूनरल आयोजित किया गया। इस स्टेट फ्यूनरल में काफी गणमान्य लोग आने वाले हैं। 700 गेस्ट की बात की गई है कि 217 कंट्रीज से आएंगे, जिसमें यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, साउथ कोरियन प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, और कई अन्य लोग। शिंजो अबे की अगर हम जर्नी देखें तो ये 4 बार जापान के पीएम रहे, लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम जापान के। फर्स्ट टर्म 2006 से 7, उसके बाद 12 से 14, 2014 17, 2017 से 2020 तक। अगस्त 2020 में इन्होंने रिजाइन कर दिया एज ए पीएम पोस्ट, साइटिंग हेल्थ रीजन की वजह से इन्होंने जुलाई 2022 में 8 जुलाई 2022 को इनकी डेथ होती है, पॉलिटिकल स्पीच देते हुए नारा सिटी में, जब शोर दिया जाता है। जापान में जो 2011 में अर्थक्वेक आया, सुनामी आया, फुकुशिमा मेल्टडाउन हुआ, और 2012 में, उसके बाद से जापान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सही स्तर में नहीं थी। 2012 में इलेक्शन होते हैं और शिंजो अबे जीतते हैं। शिंजो अबे जीतने के बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने के लिए एक अबेनोमिक्स प्लान लेके आते हैं, जो कि 2 पर्टिकुलर वर्ड से बनता है, अबे, शिंजो अबे प्लस इकोनॉमिक्स। इसको उन्होंने अबेनोमिक्स नाम दिया। और ये मेनली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म प्लान था, जिसमें इजी लैंडिंग देनी थी बैंक्स को, ताकि लोगों के पास पैसा पहुंचे और किसी तरीके से रिफॉर्म शुरू हो। जापान इज बैक का नारा दिया,
और इन्होंने पर्टिकुलर इस परिस्थिति से जापान को बाहर भी निकाला। साथ ही इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेके एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया जापान के इतिहास में। इन्होंने लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज का एक अलायंस बनाने की कवायद शुरू की, जिसमें इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और फाइनली वो क्वाड के रूप में हम सामने आज देखते भी हैं। इन्होंने आर्टिकल 9 को जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव करवाया, क्योंकि आर्टिकल 9 जापान को पैसिफिस्ट नेशन बनाता था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से। लेकिन इन्होंने सिक्योरिटी को लेके और जिस तरह का वातावरण है चाइना और नॉर्थ कोरिया के द्वारा, जिस तरह के बयान दिए जाते हैं और जिस तरह का प्रोवोकेशन किया जाता है, इसलिए इन्होंने आर्टिकल 9 को रिमूव करवाया कॉन्स्टिट्यूशन से, ताकि अपने जो पैसिफिस्ट नेशन का जो टैग था उसको खत्म किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पर्टिकुलर इस स्टेट फ्यूनरल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि प्रकट की शिंजो अबे को। शिंजो अबे का फ्यूनरल एक और कारण से चर्चा में था, क्योंकि वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। शिंजो अबे का फ्यूनरल सेकंड स्टेट इवेंट था जापान का, फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर का, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से अब तक। और बोला जा रहा था कि इस पे जो कॉस्ट आएगी इस पर्टिकुलर इवेंट में वो थी 1.66 बिलियन येन। और ये कॉस्ट कितनी हाई है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्रिटिश मोनार्क क्वीन एलिजाबेथ की अभी देहांत के बाद जो उनका स्टेट फ्यूनरल आयोजित किया गया था यूके में, उस पे जो खर्चा आया था उसका अंदाजा लगाया गया 1.3 बिलियन येन के आसपास था जापानीज करेंसी में। ऐसे में ये उससे भी ज्यादा खर्चा। और जापान में अभी पर्टिकुलर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा चल रही है, डिकेट्स में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है पहली बार। और ऐसे में जापान के लोगों का गुस्सा साफ प्रकट हुआ कि जब इतनी इन्फ्लेशन चल रही है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो चुकी है, ऐसे में इतना कॉस्टली स्टेट फ्यूनरल आयोजित करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदा, इनकी अप्रूवल रेटिंग भी अभी बहुत ज़्यादा गिर गई है, जब से इन्होंने डिसीजन लिया है कि स्टेट फ्यूनरल आयोजित करेंगे शिंजो अबे का। पर्टिकुलर अभी कुछ समय पहले एक पर्टिकुलर पर्सन ने इनके ऑफिस के बाहर ही अपने आप को आग से जिंदा जला लिया। तो इस तरह का प्रोटेस्ट जापान में बहुत चल रहा है, नो स्टेट फ्यूनरल, नो स्टेट फ्यूनरल। जापान से एक और इन्फॉर्मेशन न्यूज है, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की, ये जापान आई थी शिंजो अबे के स्टेट फ्यूनरल को शिंजो अबे के स्टेट फ्यूनरल में। और वहीं पर इन्होंने यूएसए वॉरशिप से चाइना को वॉर्न किया। इनका कहना था कि चाइना पर्टिकुलर क्या कर रहा है, ये स्टेटस क्यो है ताइवान स्टेट में, इसको यूनिलेटरली अकेला अंडरमाइन कर रहा है। और हम किसी भी तरीके का ऐसा यूनिलेटरल चेंज, स्टेटस क्यो में कोई भी चेंज किया जाएगा उसको हम अपोज करेंगे एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। और हम कंटिन्यू सपोर्ट करेंगे ताइवान के सेल्फ डिफेंस को, जो कि हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है। साथ ही उनका कहना था साथ ही उनका कहना था कि हम यूनाइटेड स्टेट किसी भी तरीके का, जो अगर चाइना की तरफ से किसी भी तरह का प्रोवोकेशन होता है, उसके लिए ताइवान का सेल्फ डिफेंस है, उसको हम सपोर्ट करते रहेंगे। और हम डीपन करेंगे हमारे टाइज को, अनऑफिशियल टाइज जो है हमारे ताइवान के साथ, उसको हम डीपन करेंगे। उनका कहना था कि ताइवान स्टेट में पीस और स्टेबिलिटी एक एसेंशियल फीचर है जो कि होना चाहिए। और हम फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, उसके साथ रहेंगे हमेशा। साथ ही हम इस पर्टिकुलर रीजन में ऑपरेट करते रहेंगे, अनडोंटेड एंड अनफ्रेड। तो ऐसे में ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था, इंडो पैसिफिक का रीजन है ताइवान स्ट्रेट और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हलचल का केंद्र बन सकता है और बनेगा भी। जापान से अब हम चलते हैं साउथ कोरिया। कमला हैरिस अब जब विजिट में साउथ कोरिया पहुंचती हैं, लोकेशन अगर हम देखें तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, ये साउथ कोरिया की राजधानी सियोल। 38th पैरेलल लाइन लगभग बीच में से गुजरती है साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को बांटते हुए। यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस अभी डीमिलिटराइज जोन में गई। साउथ कोरिया, ये जापान से साउथ कोरिया पहुंचती है, साउथ कोरिया में डीमिलिटराइज जोन में जाती हैं, जो कि दोनों देशों की बॉर्डर है, यहाँ पे डीमिलिटराइज जोन है। और इसमें जाने से पहले इन्होंने प्रेसिडेंट जो है साउथ कोरिया उनसे बात की, और बाकायदा नॉर्थ कोरिया का जो मिसाइल लॉन्चेस प्रोग्राम है इसके लिए चेतावनी दी, और बाकायदा टफ एक्शन की बात की इन्होंने कि अगर न्यूक्लियर डिवाइस को ईजाद किया जाता है, दोबारा से टेस्ट किया जाता है प्योंगयांग के द्वारा, तो वो टफ एक्शन लेंगे। अगस्त में हाउस स्पीकर जो है नैन्सी पोलोसी यूएसए की, ये भी पर्टिकुलर पनमुंजोन ट्रूस विलेज गई थी, डिमिलिटराइज जोन में ही है। और उसके बाद से नॉर्थ कोरिया ने बकायदा काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर दिखाया था। उनका कहना था कि ये इंटरनेशनल पीस की, नैन्सी पेलोसी इंटरनेशनल पीस की डिस्ट्रॉयर हैं। और उसके बाद से उन्होंने नॉर्थ कोरिया की तरफ से बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल, लगभग 2 हफ्ते के अंदर 6 बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया की तरफ से मारी गई। कमला हैरिस जब आई थी उससे 2 दिन पहले भी, उनके बाद भी कंटिन्यू मारी गई बैलिस्टिक मिसाइल्स। साउथ कोरिया और अभी यूएसए की आर्मी ने पर्टिकुलर इस कोरियन पेनिनसुला के पास में अभी एक नेवल एक्सरसाइज की है, जो कि 5 साल में पहली बार नेवल एक्सरसाइज की गई है दोनों देशों के द्वारा।
और ये हैरिस की, नैन्सी पेलोसी का आना हो, या फिर ये पर्टिकुलर विजिट हो ये कमला हैरिस की, या इससे पहले ये जो नेवल एक्सरसाइज हो, इस वजह से नॉर्थ कोरिया काफी उखड़ा हुआ है। और हैरिस की जो विजिट है, यूएस ऑफिशियल्स का कहना था कि ये यूनाइटेड स्टेट्स का कमिटमेंट है साउथ कोरिया के साथ खड़े होने का, किसी भी तरह थ्रेट में नॉर्थ कोरिया की तरफ से या किसी की तरफ से, ये उसको दिखाता है। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं यून सुक यूल, जिन्होंने अभी मई में ऑफिस संभाला है, इनका कहना है कि हमने नॉर्थ कोरिया के साथ हर तरह की डिप्लोमेसी डायलॉग पर बात कर चुके हैं, लेकिन वो हर सब कुछ फेल रहा है, इसलिए अब ज्वाइंट, मतलब मेनली उनका अब रीजन है कि सिक्योरिटी को टाई अप किया जाए और इस पे फोकस किया जाए, इसीलिए वो जॉइंट मिलिट्री ड्रिल यूएसए के साथ कर रहे हैं। जॉइंट नेवल जो एक्सरसाइज है, ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा स्ट्रॉन्ग विल ऑफ साउथ कोरिया यूएस अलायंस टू रेस्पॉन्ड टू नॉर्थ कोरिया प्रोवोकेशन, ऐसा साउथ कोरिया नेवी की तरफ से बयान आया है। नॉर्थ कोरिया को लेके एक बयान साउथ कोरिया की जो स्पाई एजेंसी उसकी तरफ से आया है कि नॉर्थ कोरिया अभी एक न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, और ये न्यूक्लियर टेस्ट नॉर्थ कोरिया करेगा चाइना का जो कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस होने वाली है 16 अक्टूबर को, और मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं यूएस में नवंबर 7 को, इस पर्टिकुलर विंडो के बीच में। इससे पहले इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि चाइना को नाराज नहीं करना चाहता नॉर्थ कोरिया, कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस से पहले चाइना को, उसके बाद ही करने का विचार है। अब ये इन्फॉर्मेशन आने के बाद अपने आप में एक हलचल मच गई है, क्योंकि सितंबर में नॉर्थ कोरिया ने कोडिफाइड किया था राइट टू यूज प्री एम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, कि अगर उन्हें बचाने के लिए, वो स्वयं को बचाने के लिए किसी भी तरीके का राइट रखते हैं प्री एम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक का। और किम जोंग उन ने उस समय कहा था कि जो हमने नया लॉ बनाया, ये न्यूक्लियर स्टेटस को, हमारे न्यूक्लियर स्टेटस को इरिवर्सिबल बना देता है, अपरिवर्तनीय बना देगा। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि नॉर्थ कोरिया, जो कि अभी मल्टीपल यूएन सैंक्शंस लगे हुए हैं नॉर्थ कोरिया पे उनके वेपन्स प्रोग्राम को लेके, और इसके बाद ये पर्टिकुलर इस विंडो में न्यूक्लियर टेस्ट करके जियो पॉलिटिकल गेन लेना चाहते हैं, जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट दिखाना चाहते हैं इस टेस्ट का, इसलिए वो टाइमिंग को लेके बहुत ज़्यादा सतर्क हैं। नॉर्थ कोरिया के रिजीम ने अब तक न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया 6 बार, 2006 से लेके 6 बार टेस्ट किया है, और इनका जो लास्ट और मोस्ट पावरफुल वन टेस्ट था वो था 2017 में, जिसको क्लेम किया था नॉर्थ कोरिया ने कि ये हाइड्रोजन बॉम्ब है, जो कि 250 किलोटन यील्ड का था। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए अब हम चलते हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में। बांग्लादेश से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो है पर्टिकुलर इस रीजन से, राजशाही डिस्ट्रिक्ट से, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल से एक पर्टिकुलर नदी आती है जिसका नाम है कारटोया रिवर। अभी कारटोया रिवर में क्या हुआ है कि 61 जो हिंदू डिवोटीज थे, ये पर्टिकुलर जा रहे थे, बोधेश्वरी टेम्पल है वहां पर, महालया ओकेजन पे, महालया होता है मेनली दुर्गा पूजा फेस्टिवल ओकेजन, इस पर्टिकुलर जा रहे थे, और ये फेरी में जा रहे थे जो कि ओवर क्राउडेड थी, और ये इस काराटोया रिवर में सिंक होने की वजह से 61 हिंदू डिवोटीज की मौत हो गई है। ये बहुत बड़ा मेरीटाइम डिजास्टर है बांग्लादेश में 2015 के बाद से, क्योंकि 2015 में एक डिजास्टर ऐसा हुआ था जिसमें 78 लोग मरे थे। छोटे मोटे इस तरह की घटना बांग्लादेश में होती रहती है, क्योंकि बांग्लादेश की अगर आप लोकेशन देखो तो नदियों का जाल है पूरा। काराटोया रिवर में ये होने के बाद, काराटोया रिवर की अगर हम बात करें तो काराटोया रिवर, ये पर्टिकुलर रीजन है काराटोया रिवर का, यहाँ से काराटोया रिवर निकलती है ये वाला, और गंगा में मिलती है। काराटोया रिवर दो वर्ड से बढ़ती है, कर और टोया मतलब वाटर। भूति वर्मा का जो रेन था कामरूप में, उसकी वेस्टर्न बाउंड्री बनाती थी ये काराटोया रिवर। काराटोया रिवर को, इसका पुराणों में भी वर्णन मिलता है, और इसको फुलिज्जर फुलिज्जर बोलते हैं। ये बैकुंठपुर जंगल से निकलती है, जो कि नॉर्थ वेस्ट में जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, जो कि वेस्ट बंगाल इंडिया में, वहां से निकलती है काराटोया रिवर। इस तरह से वर्ल्ड अफेयर्स की हमारी चर्चा खत्म होती है। हमने यूनाइटेड स्टेट में क्या हुआ, युगांडा में क्या हुआ, इटली में क्या हो रहा है, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन को डिस्कस किया, यूक्रेन को डिस्कस किया, रशिया में क्या चल रहा है वो डिस्कस किया, साथ ही हमने देखा कजाकिस्तान और फिनलैंड और जॉर्जिया में किस तरह से लोग आ रहे हैं। उसके अलावा हमने बांग्लादेश को देखा, जापान में क्या चल रहा है, नॉर्थ साउथ कोरिया में क्या चल रहा है। इस तरह की अन्य वीडियोस के लिए आप देखते रहिए अनलॉक वर्ल्ड अफेयर्स। हम हर हफ्ते आपको पूरे वीक की करंट अफेयर्स इन्फॉर्मेशन मुहैया कराएंगे इसी तरीके से। तब तक के लिए जुड़े रहिए अनलॉक जीएस एकेडमी से। बहुत बहुत धन्यवाद।